फिर आपके सामने एक और लेटेस्ट प्रेजेंटेशन लेके आपके खिदमत में और अगेन प्रेजेंटेशन का थीम जो है वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ ही है विच फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द एग्जामिनर इन एनी CSS क्वेश्चन और पेपर पार्ट 2। ठीक है जी। तो मैं नॉफल सफ़वान फ्रॉम नॉफल्स एकेडमी। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये मुझे आपकी सपोर्ट होगी। थैंक यू। Remember, this presentation is for the preparation of CSS. Okay. Here are few important asking terminologies in CSS. I have taken it from world's most reliable dictionaries, including Oxford Advanced Learners Dictionary, obviously, Cambridge Advanced Learners Dictionary, Merriam-Webster's College Thesaurus, लॉन्गमैन डिक्शनरी ऑफ कंटेम्प्रेरी इंग्लिश। तो ये कुछ मैंने डिक्शनरीज़ को इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी दूसरी डिक्शनरीज़ को कंसल्ट किया है। मैंने मेनली इनके नाम मेंशन किए हैं कि टुडे वी विल डिस्कस फ्यू टर्मिनोलॉजीज़ विच एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली यूज़ इन द क्वेश्चंस। अब देखिए कौन कौन सी हैं जनाब। प्रोटोकॉल, एकॉर्ड, करेक्ट, चार्टर, पैक्ट, ट्रीटी, मेमोरेंडम, रेटिफाई एंड कन्वेंशन। ये अल्फाज आपने अक्सर सुने होंगे। और जो है वो these all words actually considered synonymous to each other by a common man। ये वर्ड्स ज़्यादातर जब आप CSS के अंदर आते हैं तो आप करंट अफेयर के पेपर के अंदर, इंटरनेशनल लॉ के पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में, इंग्लिश एसे के पेपर में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बिना टाइम ज़ाया किए कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर डीलिंग स्पेशली या ट्रीटी बिटवीन कंट्रीज एट्सेट्रा। ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कागज़ का टुकड़ा होता है, कोई पीस ऑफ पेपर होता है, ये कोई फाइल हो सकती है जिसके अंदर स्टैंडर्ड्स लिखे हुए होते हैं कि किस तरह से डीलिंग होगी, किस तरह से गुजर बसर होगा, किस तरह से कोई काम होगा। उसके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स उसमें लिख दिए जाते हैं, उसूल लिख दिए जाते हैं और फिर सब उसको साइन करते हैं तो वो प्रोटोकॉल बन जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ये टेक्नोलॉजी से आमतौर पर रिलेटेड होता है। अगर ये मुआहदा है तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो देखिए इसकी एग्जांपल है क्योटो प्रोटोकॉल। सब जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल इन्वायरमेंटल लॉज से रिलेटेड है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़रूर इन्वॉल्व है। टाइम जाए कि आगे चलते हैं। एकॉर्ड, हमने तो भाई होंडा एकॉर्ड सुनी है, होंडा सिविक सुनी है। तो ये होंडा एकॉर्ड नहीं जनाब। एकॉर्ड जो है वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। It is a official ceremonious agreement between two organizations, comma countries, comma etc. It means there are options, further options are available। तो देखते हैं कि क्या कहता है कि the example is Oslo Accord 1993। The Oslo Accord are a pair of agreements, means Oslo 1, Oslo Accord 1 and Oslo Accord 2। सेरेमोनियस एग्रीमेंट है, यानी कि इसकी कोई सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी के अंदर ये एग्रीमेंट तय होता है और ये बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज़ एट्सेट्रा के दरमियान हो सकता है। तो अब ये है कि ये ऑफिशियल सेरेमोनियस एग्रीमेंट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ के दरमियान होता है। सो दैट इज़ हैपेंड। तो इन 1993 अब वही ऑस्लो अकॉर्ड 1 जो है ये साइंड हुआ था वाशिंगटन DC में 1993 में। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर भी मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हियर यू कैन सी। अभी चार्टर क्या है। चार्टर आर रिटन स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द rights that a particular group of people should have। the European Union Social Charter of Workers' Rights, ये यूनाइटेड नेशन चार्टर। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल गई हैं कि ये सारे के सारे चार्टर्स हैं। और चार्टर क्या करता है, ये चार्टर डिस्क्राइब करता है लोगों के राइट्स को, या दूसरी सूरत में आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। चार्टर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। मैंने जो नीचे एग्जाम्पल ली है वो इसी तरह की है, द चार्टर ऑफ मदीना और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना। पैक्ट देखते हैं कि पैक्ट क्या है भाई। पैक्ट तो हमने बड़ा सुना है। कहता है एग्रीमेंट टू हेल्प ईच अदर बिटवीन टू और मोर देन टू, और अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, ग्रुप्स और कंट्री टू हेल्प ईच अदर। तो आप समझे कि पैक्ट जो है वो दो या दो से ज़ायद लोगों के दरमियान, दो या दो से ज़ायद ग्रुप्स के दरमियान, दो या दो से ज़ायद कंट्रीज़ या आपस में इनके दरमियान हो सकता है, जिसमें कंट्रीज़ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, कंट्रीज़ और ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं, कोई गवर्नमेंट भी शामिल हो सकती है उनके साथ। दूसरी तरफ जो है पार्टी में कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं, कोई ग्रुप भी शामिल हो सकता है। तो ये और उनका मौक़िफ़ क्या होता है। ये जब ये इस तरह का एग्रीमेंट होता है तो क्या करते हैं, वो हेल्प के लिए रजामंद होते हैं टू ईच अदर,
they actually willing to help each other when they create a पैक्ट आ गया. अब एग्जांपल देख लेते हैं. लखनऊ पैक्ट 1916. द लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट that's reached between the Indian National Congress and the Muslim League to come together and jointly demand self rule for India. ठीक है जी. नेक्स्ट है treaty, a formal agreement between nations oblique countries. तो आप याद रखिएगा कि treaty जो होती है एक formal agreement होता है between nations and countries. इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे comprehensive न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसको CTBT कहते हैं. चलते हैं. ट्रीटी आपकी समझ में आ गया. मेमोरेंडम, a record of legal agreement which has not yet been formally prepared and signed. तो ये एक ऐसी चीज़ होती है मेमोरेंडम, यूँ समझ लीजिए बस ये एक छोटा सा बस शोशा होती है. ये जब दो मुल्क के कोई सरबराहान आपस में मिलते हैं या कोई बहुत बड़े लीडर्स आपस में मिलते हैं और वो डिसाइसिव पोजीशन में होते भी हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी उनका दिल नहीं चाह रहा होता है, या यूँ समझ लीजिए कि वो इस बात के लिए मुकम्मल तौर पर राज़ी नहीं होते हैं, नीम रजामंद होते हैं, तो फिर वो मेमोरेंडम को साइन करते हैं कि भाई हम इस मुलाकात में हम तय कर रहे हैं कि हम ये एक काम करेंगे और इसके लिए हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं. लेकिन अभी ये कसम अभी पूरी नहीं हुई है. इसके लिए अभी पहले इसकी लीगल सारे ऑप्शंस को देखा जाएगा और उसके बाद अगर ये लीगली सही हुआ तो फिर हम इस पर अमल दरामद के लिए ऑफिशियली साइन करेंगे और फिर एक ऑफिशियल जो है वो एग्रीमेंट होगा. लेकिन अभी हम फ़िलहाल जो है वो एक हल्का फुल्का सा एक मुआहदा कर लेते हैं. तो वो हल्का फुल्का मुआहदा जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहलाता है. तो यहाँ पे मैंने इसकी मिसाल भी दी है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज़ अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट. रेटिफाई समझ लीजिए. रेटिफाई क्या होता है? रेटिफाई और रेटिफिकेशन टू मेक एन एग्रीमेंट ऑफिशियली वैलिड बाय वोटिंग और साइनिंग इट. मोस्ट इसकी key word is signing it. So when a country is or an authority ratifies something or any agreement, is it actually sign it. ठीक है जी. तो ये जब तक कि उसको वो साइन नहीं करेगी तब तक वो रेटिफाई नहीं होगा. तो साइन करना ज़रूरी है और वो जाहिर सी बात है कि वो पूरी काबीना होती है. एक शख्स उसको रिप्रेजेंट करते हुए साइन ज़रूर करता है, लेकिन वो पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो वो रेटिफाई जो कहलाता है, जब आप किसी, वैसे तो आप साइन कहीं पे भी करते हैं, आप किसी एप्लीकेशन पे भी साइन करते हैं, किसी आप अपने बच्चे के एडमिशन फॉर्म पे भी साइन करते हैं, किसी अस्पताल के अंदर भर्ती होने के लिए भी साइन करते हैं. वो रेटिफिकेशन नहीं होती है, वो साइनिंग रेटिफिकेशन नहीं है. लेकिन जब आप किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट को वैलिड करने जा रहे हैं, आप उसको वैलिड करने जा रहे हैं, यानी कि अब वो स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने साइन कर दिया, तो वो रेटिफिकेशन कहलाएगी. आई होप अंडरस्टैंड इट. Convention an official agreement between leaders or countries about particular rules or behaviors. यानी कि वो तय करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हमारा ये बर्ताव होगा, हम that is the standard operating procedure which we are going to display. तो वो कन्वेंशन होता है कि आप उसके अंदर एक बिहेवियर तय करते हैं कि हमारा ये बर्ताव रहेगा और ये पर्टिकुलर रूल्स रहेंगे. उसके ज़रिए से हम जो है वो इस माहदे के ऊपर आगे चल के अमल दरामद करेंगे. तो फॉर एग्जांपल जिनीवा कन्वेंशन. आई होप कि जो है वो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी. अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिए. थैंक यू.